तो वर्ल्ड स्टेट वाज एक्सपेक्टेड टू यूज इट्स फोर्स, इट्स आर्मी। तो मैंने ये आपको बताया था कि भाई हर कंट्री की अपनी पुलिस है, अपनी आर्मी है, तो उस आर्मी को किस चीज के लिए काम में लेता है? वो पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या करता है ये कि जो पर्सन डिसेंट है, डिससेटिस्फाइड है, जो उस स्टेट के अगेंस्ट के अंदर अपनी डिमांड्स को एक पीसफुली तरीके से फुलफिल करवाना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट में वो पुलिस को, आर्मी को, फोर्स को यूज में ले लेते हैं। तो वो एक गलत है। तो the long-term solution to such problems lies in making the state more accountable through meaningful democratization and running it in via an effective system of civil liberties. तो यहां पर ये कहता है इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि जो स्टेट है वो ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल किसके लिए? वहां के पीपल्स के लिए अकाउंटेबल हो, अपने पीपल्स को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला हो। और ये सब चीज किसके थ्रू हो सकती है? पूरी डेमोक्रेटाइजेशन के थ्रू। क्योंकि बिना डेमोक्रेसी के आप किंग है या कोई अदर्स डिक्टेटर है, वो जरूरी नहीं कि वो अपने पीपल्स की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे ही सही। इट्स टोटली डिपेंड ऑन हिज और हर विल। वो पूरी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो डेमोक्रेटाइजेशन एक डेमोक्रेसी के बेस के ऊपर एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेस के ऊपर जो रूलर है उसके ऊपर लगाई जा सकती है, इफेक्टिव सिस्टम, और सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो दिस इज द रूट टेकन बाय द पोस्ट अपार्थाइड रेजिम इन साउथ अफ्रीका। अब उस ये ही रूट को, रास्ते को किस लिए अडॉप्ट किया था? पोस्ट अपार्थाइड रेजिम इन साउथ अफ्रीका। क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल गवर्नमेंट का रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्लैक पीपल को एक दोयम दर्जे का सिटीजन माना जाता था, उनको समझा नहीं कुछ जाता था। तो पोस्ट अपार्थाइड जब वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद में भी उन्होंने किस गवर्नमेंट को चूज किया? डेमोक्रेसी को चूज किया। तो वहां पर भी ये कहता है कि विच इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल सक्सेस स्टोरी ऑफ रिसेंट ईयर। आज के हाल के सालों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरी इसको माना जाता है। यानी जहां पे व्हाइट और ब्लैक के बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन था, इतना ज्यादा मतलब लोगों को साथ में ऑपरेस और ऑपरेशनर के बीच में बहुत उनके रिलेशन बहुत खराब थे, लेकिन डेमोक्रेसी के बेस के ऊपर आज उन्होंने अपने आप को एक मॉडल के रूप में एस्टेब्लिश किया है। तो द स्ट्रगल फॉर democracy and human rights is thus closely linked to the safeguard of peace। तो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का जो स्ट्रगल है वो पीस को एस्टैब्लिश करने के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल वो उसके क्लोज है। अब आता है अपना नेक्स्ट कि डिफरेंट अप्रोचेस टू परस्यूट ऑफ पीस। यानी आप पीस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पे इसका मतलब यह है कि भाई शांति कायम करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। तो अलग अलग कंट्री के थ्रू पीस को मेंटेन करने के अलग अलग तौर तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर मेनली 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स और अप्रोचेस मानी गई हैं। जो फर्स्ट अप्रोच है, The first approach accords centrally to state। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो तरीका है वो सेंट्रली टू स्टेट, यानी स्टेट कंट्री को सबसे पहले अहम मानता है, जरूरी समझता है। रेस्पेक्ट देयर सॉवरेनिटी एंड ट्रीट्स कॉम्पिटिशन अमंग देम एज ए फैक्ट फाइल। उनके बीच में उनकी सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करता है, आदर करता है कि भाई आप हर कंट्री अपने आप में सॉवरेन है, लेकिन ये उनके बीच में जो कंपटीशन है उसको भी जरूरी मानता है। तो इट इज
इट्स मेन कंसर्न इज विद द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपटीशन। उसकी जो मेन चिंता है वो क्या है कि जो कंपटीशन हो रहा है, ठीक है वो जरूरी है, लेकिन उसका मैनेजमेंट एक प्रॉपर तरीके से किया जाए, जिससे कि एंड विद द कंटेनमेंट ऑफ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट, जिससे कि जो संघर्ष की जो एक आशंका है वो खत्म की जा सके। और साथ में ये क्या कहता है, एंड विद द कंटेनमेंट ऑफ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू इंटरस्टेट अरेंजमेंट लाइक बैलेंस ऑफ पावर, और पावर के बीच में बैलेंस बनाया जा सके। तो सच ए बैलेंस इज सेड टू हैव प्रिवेल्ड इन द 19th सेंचुरी के अंदर हुआ था, जब मेजर यूरोपियन कंट्रीज फाइन ट्यून देयर स्ट्रगल फॉर पावर बाय फॉर्मिंग अलायंस दैट डिटरेड पोटेंशियल अग्रेसर एंड प्रिवेंटेड द आउटब्रेक ऑफ लार्ज स्केल वॉर। जब यूरोपियन कंट्रीज की जो यूनियन बन गई थी, यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आपस के अंदर एक होकर के एक स्ट्रगल के अगेंस्ट के अंदर अपना एक अलायंस बनाया था, और उसके ऊपर एक प्रेशर डाला गया था जिससे कि वो अपने एम को अचीव कर सके। सेकंड कहता है कि द सेकंड अप्रोच टू ग्रेड्स द डीप रूटेड नेचर ऑफ इंटर स्टेट राइवलरी। अब यहां पर ये कहता है कि भाई दूसरा तरीका कौन सा है कि जो कंट्रीज हैं वो डीप तक जो उनकी कंपटीशन की प्रकृति जमी हुई है उसको स्वीकार करती है, बट इट स्ट्रेस द पॉजिटिव प्रेजेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस। लेकिन यह इसका जोर किसके ऊपर चलता है, यानी उनकी पॉजिटिव प्रेजेंस रहे और आपस में वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर बने रहे, इंटरडिपेंडेंसी के ऊपर जोर देते हैं। तो इट अंडरस्कोर्स द ग्रोइंग एंड सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग नेशन। तो यहां पर वो किसके ऊपर, इट अंडरस्कोर्स द ग्रोइंग सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग नेशन। आपस के अंदर जो कंट्रीज हैं वो उनके इकोनॉमिक कोऑपरेशन आगे बढ़े और सोशल कोऑपरेशन आगे बढ़े, तो उसको ये खत्म नहीं करता, उसको बल्कि ये आगे बढ़ाता है। सच कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेम्पर स्टेट सॉवरेनिटी एंड प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो कोऑपरेशन है वो एक तरह से जो सॉवरेनिटी को के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो लगाते हैं, लेकिन आपस में समझबूझ को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको भी आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बेस के ऊपर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम किया जा सकता है और पीस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। जैसे इसलिए एग्जांपल दिया, फ्रीक्वेंटली साइटेड बाय एडवोकेट ऑफ दिस अप्रोच इज दैट पोस्ट वॉर सेकेंड यूरोप विच सिक्योर ड्यूरेबल पीस बाय ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टू पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। अपने आप को पॉलिटिकली एक करते हुए उन्होंने क्या, एक पूरे कंट्री को एक माना। थर्ड ये कहता है द थर्ड कंसिडर द स्टेट सिस्टम टू बी ए पासिंग फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब यहां पे तीसरा यानी जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, थर्ड कंसिडर द स्टेट सिस्टम टू बी पासिंग फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। यानी यहां पर ये कह रहा है कि जो कंट्री बेस्ड जो अरेंजमेंट है मानव विज्ञान की समाप्ति की प्राय अवस्था मानी जाती है। तो इट एनालिसिस द इमरजेंस ऑफ ए supranational order and sees the fostering of a global community as the surest guarantee of peace। तो यहां पर ये कहता है कि भाई जो ग्लोबल कम्युनिटी है जैसे जैसे वो इमर्ज हुई है उसके बेस के ऊपर शांति स्थापित हुई है और उसको गारंटी माना जाता है। बेटा सीधी सी बात है, आज अपन बात करें ग्लोबली कि आज जो क्या बोलते हैं अमेरिका का इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है या सऊदी अरेबिया का इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो इंडिया के अंदर अगर कुछ क्रिएट उल्टा सीधा होता है, वायलेंस क्रिएट होता है, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली
अरब के ऊपर भी पड़ेगा या दूसरे कंट्री जिन्होंने कि वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां पर उसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो उसके इंपैक्ट को खत्म करने के लिए वो भी अगर वहां से अगर कुछ टेररिस्ट या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उनको कंट्रोल करेगा, जिससे कि आपस के अंदर एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। तो द प्रोपोनेंट्स of this approach argued that the ongoing process of globalization is further eroding the already diminished primacy and sovereignty of the state, thereby creating a condition conducive to the establishment of the world peace. तो यहां पर भी क्या है, तो इस तरीके के जो मतलब जो चीजें हैं उसके ऊपर जो इसके सपोर्टर्स हैं वो तर्क देते हैं कि आर्ग्यू देते हैं कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है वही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बेस के ऊपर एक पीस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है और जो कंट्रीज हैं पहले से ही है जो क्या बोलते हैं उनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी जो कम हो गई है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जो आपकी सुपरमेसी है वो एक तरह से इस चीज को और भी ज्यादा मतलब है जो कड़वाहट भरने वाली हो सकती है और उस बेस के ऊपर ही उन चीजों को ध्यान में रखते ही है जो कर रहा है। जरूरी क्या हो गया कि भाई एक वर्ल्ड के अंदर पीस को एस्टेब्लिश किया जाए और किस तरह से एस्टेब्लिश किया जा सकता है उस बेस के ऊपर सर्कमस्टांसेस को क्रिएट किया जा रहा है। तो अब आता है हमारा कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस, यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर आखिर में पीस को एस्टेब्लिश करने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वाइल द यूएनओ है सेवरल नॉटवर्दी अचीवमेंट टू इट्स क्रेडिट, बहुत सारी मतलब इसकी अचीवमेंट है यूएनओ की पीस को एस्टेब्लिश करने के अंदर। इट हैज नॉट सक्सीड इन प्रिवेंटिंग एंड एलिमिनेटिंग थ्रेट्स टू पीस, लेकिन आज भी यूएनओ के जो पीस के जो थ्रेट्स हैं उनको खत्म करने में सक्सेस नहीं हुआ है। आज भी पीस के जो थ्रेट्स हैं वो मौजूद है। So instead, dominant states have asserted their sovereignty and sought to shape regional power structure, and the international system itself is keeping it with their own perception and priorities. तो इन सबके बावजूद भी जो डोमिनेंट स्टेट्स हैं वो ये मानते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए वर्क करना होगा। द रिसेंट यूएस द सिक्योरिटी काउंसिल का इसलिए एग्जाम्पल दिया जहां पर क्या जो क्या बोलते हैं 15 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर्स आपके परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 5 मेंबर जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। और वीटो पावर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मान लो 4 कंट्री अगर अदर्स कंट्री अगर उसके बारे में अलग रूट है और एक कंट्री ने उसको मना कर दिया, वीटो मीन्स टू डिनाई, अगर डिनाई कर दिया तो आपको उसकी फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल विच गिव्स परमानेंट मेंबरशिप एंड वीटो पावर द राइट टू शूट डाउन ए प्रपोजल इवन इफ इट सपोर्टेड बाय द अदर मेंबर टू 5 डोमिनेंट स्टेट रिफ्लेक्ट्स द प्रिवेलेंट इंटरनेशनल हायरार्की। तो ये एक तरह से इंटरनेशनल हायरार्की के रूप में नजर आ रहा है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रमोट्स इंटर स्टेट कोऑपरेशन। अब ये दूसरी काउंसिल है, अब ये क्या चाहती है कि आपस के अंदर कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन एस्टैब्लिश किया जाए। The Commission on Human Rights seeks to shape and apply ट्रांसनेशनल नॉर्म्स। तो जो ह्यूमन राइट्स है उसने भी है जो क्या बोलते हैं अपने अपने नॉर्म्स यहाँ पर एस्टैब्लिश किए हैं जिससे कि पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके, जो थ्रेट्स है उनको खत्म किया जा सके, लोगों के बीच में कॉपरेशन को डेवलप किया जा सकते, चाहे वो सोशल कॉपरेशन हो या इकोनॉमिक कॉपरेशन हो। अब द रिसेंट यूएस इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान एंड इराक इज ए ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ सच कंडक्ट। अब आज के डेट के अंदर बता रहे हैं कि भाई जो डोमिनेंट स्टेट्स हैं वो पीस के नाम के ऊपर जबरदस्ती अपने डोमिनेंस शो करना चाहते हैं। जैसे इसलिए एग्जाम्पल दिया कि यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर और इराक के अंदर अपना डोमिनेंस शो किया। न्यूमरस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट इन द एंश्योरिंग वारफेयर। एक टेरर को ख़त्म करने के लिए उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। आज हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सीरिया के अंदर ऐसा ही हुआ। तो
ये एक जो आपस में राइवलरी टाइप जो क्रिएट हो रही है उसको खत्म करना जरूरी है। तो द राइज ऑफ टेररिज्म इज ए पार्टली रेस्पॉन्स टू द सेल्फ सर्विंग एंड हार्म हैंडेड कंडक्ट ऑफ द एग्रेसिव स्टेट्स। अब टेररिज्म को बढ़ावा देना एक छोटा मोटा एक तरह से कह सकते हैं कि जो एग्रेसिव स्टेट्स है उनका कंडक्ट हो सकता है। The terrorists currently pose a great threat to peace through an adroit and ruthless use of modern weapons and advanced technology more generally। अब जो टेररिस्ट जो आज बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, अपने इंडिया के लोग हैं, हम तो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक तरह से बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है टेररिज्म जो बढ़ता जा रहा है, उस टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए कई सारे एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद कह रहा है कि एक आज की डेट में बहुत बड़ा पीस के लिए खतरा बन चुका है और उसके अंदर मॉडर्न वेपन्स, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज जो हो रहा है वो भी एक पीस के लिए एक इम्पोर्टेंट एक डेंजर बन चुका है। मेन खतरा जो बना हुआ है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज ही बना हुआ है। आज जैसे कि अपने कश्मीर के अंदर देखते हैं कि AK-47, AK-57 एटसेट्रा जो राइफल्स वगैरह यूज की जा रही है, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं। आज ग्रेनाइड्स वगैरह का जो यूज लिया जा रहा है वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सीरिया के अंदर अपन देखते हैं सीधा सीधा बॉम्बिंग की जा रही है, अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर जो हुआ था बॉम्बिंग हुआ था, तो इसके अंदर भी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज में लिया गया। The global community has failed to curb the rapacity and the dominating power and guerrilla tactics of the terrorists। अब जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो बिल्कुल एक तरह से जो डोमिनेंट पावर है उनको इंटेंसिटी को कम किया जाए उसके अंदर फैल रही है, और वहीं पर ही जो टेररिस्ट की जो टैक्टिक्स है, गुरिल्ला वारफेयर की, उस टैक्टिक्स को भी वो करब करने के अंदर फैल रही है, जिससे कि लाखों लोगों की जान हर साल जाती है। तो इट हैज आल्सो ऑफन सर्व्ड एज ए म्यूट स्पेक्टेटर जिनोसाइड। तो एक तरह से हम जिनोसाइड के एक मूक दर्शक बन करके रह गए। तो द सिस्टमेटिक मैसेकर ऑफ एन एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।